नमस्कार बच्चों, माई सेल्फ सुमित सर। उम्मीद आप सब बढ़िया कर रहे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। सो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ प्रैक्टिस सेशन फॉर जेई मेंस एंड नीट एग्ज़ाम। बच्चों, महीने 2 महीने में आपका एग्ज़ाम्स हो जाएंगे नीट के और जेई मेंस के। तो एक कोशिश मैं ये कर रहा हूँ कि चैप्टर वाइज अगर आपका कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दी जाए तो फ़ायदा रहेगा। जैसे कोई बच्चा रिपीटर कोर्स में है, कोई बच्चा 12th क्लास में एंड में आ चुका है जो एग्ज़ाम देने वाला है, या जो बच्चा 12th के स्टार्टिंग में भी है, उसको भी फ़ायदा हो जाएगा। जिसने टॉपिक पढ़ रखा है वो हर बच्चा इस सेशन को प्रैक्टिस कर सकता है और फॉलो कर सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने क्वेश्चन नहीं किए होंगे, क्वेश्चन आपने पहले भी किए होंगे। बस एक छोटी सी कोशिश ये है कि जैसे मैं क्वेश्चन फॉलो कर रहा हूँ, जैसे मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, आपको वहाँ से अप्रोच सीखनी है कि साहब हर क्वेश्चन को कैसे अप्रोच किया जाएगा। और कोई क्वेश्चन टफ नहीं होता है सच, जेई मीन्स नीट को इतना टफ एग्जाम है नहीं। तो कोशिश ये करनी है आपको कि क्वेश्चन को ईजी रखें, ईजी ही समझें और उसको उस तरीके से ही अप्रोच करें। उसको टफ ना बनाया जाए, मेंटली भी और रियलिटी के अंदर भी। ठीक है, तो शुरू करते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन है बेटा अपने पास ये, a graph of vapor pressure and temperature for three different liquids x y and z। तीन सब्सटेंस गिवन है बेटा अपने पास, कौन कौन से, x y z। और तीनों सब्सटेंसेस के लिए अपने पास एक ग्राफ गिवन है। अगर मैं ग्राफ ऑब्जर्व करूं तो यहाँ अपने पास वेपर प्रेशर है वर्सेस टेम्परेचर। अच्छा, जैसे ही आपने ग्राफ देखा आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए, क्या, कि वेपर प्रेशर तो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। टेम्परेचर बढ़ाने से हमारा वेपर प्रेशर बढ़ जाता है, बिकॉज वेपर प्रेशर बेटा एक ही फैक्टर पे डिपेंड करता है, दैट इज ओनली ऑन टेम्परेचर। ठीक, ओके। फिर मैंने यहाँ से एक और बात थोड़ी सी ऑब्जर्व की, अगर हम देखें उस तरीके से, तो क्या, कि ग्राफ में जो अपने पास एक्स वाई जेड तीनों का प्रेशर की वैल्यू है बेटा सेम आ रही है। यानी कि जो प्रेशर एक्स का है वही वाई का वही जेड का है। हालांकि एक्स वाई जेड की कंडीशंस अलग हैं। एक्स का जो प्रेशर आ रहा है वो आ रहा है 293 केल्विन पे, उतना ही प्रेशर वाई का कब आ रहा है 313 केल्विन पे, और उतना ही प्रेशर जेड अचीव कर रहा है 333 केल्विन पे, 333 केल्विन पे। ठीक है, यानी कि प्रेशर सेम है लेकिन जो कंडीशंस है, टेम्परेचर कंडीशंस है, वो अलग है। और आप जानते हैं कि जेड को एक्स के प्रेशर तक आने के लिए ज़्यादा देर तक, ज़्यादा टेम्परेचर तक उसको जाना पड़ा। सिमिलरली वाई को भी एक्स को टच करने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर तक अपने आप को हीट करना पड़ा। एक्स बड़ा आसानी से उस प्रेशर तक पहुंच गया। यानी कि जो एक्स के मॉलिक्यूल्स हैं उसके बीच उतनी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स काम नहीं कर रही है, वो आराम से वेपर फेज में जा सकते हैं। ये बोल सकता हूं मैं, यस। अगर एक्स के मॉलिक्यूल्स आराम से वेपराइज कर सकते हैं, ज़्यादा वेपर बना सकते हैं, तो उसका वेपर प्रेशर भी ज़्यादा रहेगा, बिल्कुल ज़्यादा रहेगा। बिकॉज कम टेम्परेचर पे ही वो उस वीपी पे अचीव कर गया, उस वीपी को अचीव कर गया जो एक्स, जो वाई और जेड हाई टेम्परेचर पे अचीव कर रहे हैं। इसका मतलब एक्स के मॉलिक्यूल्स के बीच अट्रैक्शन फोर्स कम है, उससे ज्यादा अट्रैक्शन वाई में है, और सबसे ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स जेड में है। बिकॉज जेड को काफी ज्यादा आपको टेम्परेचर देना पड़ा, तब जाके उसका प्रेशर एक्स को अचीव कर पाया। जितना टी बढ़ाएंगे उतना ही आपका प्रेशर बढ़ जाएगा, छोटी सी बात है। सिंपली बात है कि अगर मैं अट्रैक्शन की बात करूं तो जेड में अट्रैक्शन ज्यादा रही है मॉलिक्यूल्स के बीच में, देन आपका वाई, देन आपका एक्स। ठीक, आप क्वेश्चन पूछ लेते, क्वेश्चन क्या गिवन है, द फॉलोइंग इन्फ्रेंसेस आर मेड। तो भाई एक्स हैज हायर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कंपेयर टू वाई, ज्यादा तो नहीं है, कम होगा, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। एक्स हैज लोअर इंटरेक्शन कंपेयर टू वाई, तो ये बात तो सही है कि भाई एक्स में इंटरेक्शन कम रहेगी, एक्स इज मोर वोलेटाइल, बोल सकता हूँ यस। जेड हैज लोअर इंटरेक्शन, नहीं भाई, जेड में भी इंटरेक्शन ज्यादा रहेगी, तो ऑप्शन 2 सही आ रहा है, दैट इज ओनली बी। ठीक है, इस तरीके से इस ऑप्शन को आप एबीसी कर लीजिएगा, तो उस तरीके से आपका बी ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर है, तो सिंपल क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आपके जेई मेंस का सवाल है। तो द कंसेप्ट इज वेपर प्रेशर। सेकंड क्वेश्चन की बेटा बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्या गिवन है, 1 ग्राम ऑफ नॉन वोलाटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सल्यूट। व्हाट इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट, अगर आपका कंपाउंड, अगर आपका सल्यूट ना एसोसिएट कर सकता ना डिसोसिएट कर सकता, ना ही वो आयंस फॉर्म कर सकता है। अगर आपका सल्यूट आयंस नहीं बना पाएगा तो ना ही वो एसोसिएट करेगा बेटा, ना ही वो डिसोसिएट करेगा। और इन दैट केस आपका जो वैन थॉ फैक्टर होता है, आई जिसे आप बोलते हैं, वो 1 ले लेंगे, उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। जैसे आपका ग्लूकोज, सुक्रोज, यूरिया, दे आर नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशंस।
तो उनका आई 1 मान लेते हैं, ठीक है। इसका गिवन मास कितना है बेटा, 1 ग्राम का गिवन मास है सल्यूट का, ये डाटा गिवन है, ठीक। अब क्या बोला है, इज डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ टू डिफरेंट सॉल्वेंट ए एंड बी हुज इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट आर इन द रेशियो 1/5। तो आपसे पूछा द रेशियो ऑफ एलिवेशन इन देयर बॉइलिंग पॉइंट। पहले तो बेटा आपको वीडियो पॉज करके खुद सॉल्व करना है, उसके बाद ही मेरा सोल्यूशन चेक करना है, ठीक है। तो अगर आपसे फॉर्मूला पूछा जाए कि भाई व्हाट इज द डेल्टा टी बी, दैट इज व्हाट इज द इंक्रीज और द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो फॉर्मूला बन जाता है आई के बी मल्टीप्लाई बाय मोलैलिटी, ठीक है। ये हो जाएगा बेटा आपका ए के लिए। सिमिलरली डेल्टा टी बी फॉर द बी सोल्यूशन, सोल्यूशन बी जिसमें अपना दूसरा आपने सॉल्वेंट यूज किया गया होगा, आई के बी मल्टीप्लाई बाय मोलैलिटी, ठीक है। ये के बी ए हो जाएगा, ये के बी बी हो जाएगा बेटा, बिकॉज आप जानते हैं कि हर सॉल्वेंट का के बी अलग होता है, ठीक है। तो के बी विल बी डिफरेंट, और आपको के बी का वैल्यू भी गिवन उस तरीके से कि भाई के बी ए बाय के बी बी का रेशियो आपके पास 1/5 गिवन। अच्छा ओके, आपसे पूछा डेल्टा टी बी और डेल्टा टी बी ए और डेल्टा टी बी बी में क्या रिलेशन आएगा, तो भाई आई आपका सेम है, वो कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं बात करूं व्हाट इज मोलैलिटी, नंबर ऑफ मोल्स पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, याद आया, ये क्या होता है बेटा अपने पास मोलैलिटी होती है। और नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं अगर बात की जाए, भाई नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाए, गिवन मास कितना है 1 है, गिवन मास उस सल्यूट का गिवन मास 1 है, उसका मोलर मास आप m मान लीजिए इन 2000 बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, 100 ग्राम हो जाएगा। तो भाई ये आपकी आएगी मोलैलिटी, और दोनों ही केस में सेम आने वाली है भाई, दोनों ही केस में आपका सोल्यूट सेम है और सॉल्वेंट का मास भी सेम है, तो दोनों ही केस के अंदर आपकी मोलैलिटी सेम आने वाली है, तो ये भी अपने आप में कैंसिल हो जाएगी। अब एग्जाम में इतना नहीं करना है, एग्जाम में दिख जाएगा आपको फटाफट से, बट समझाने के लिए बता रहा हूँ कि आपको ऐसे चेक करना रहेगा, ठीक है। फिर क्या रहेगा भाई, अब जो रेशियो आपका के बी का होगा वही रेशियो आपका डेल्टा टी बी का हो जाएगा, सिंपल सवाल बताओ। तो इसका 1/5 रेशियो था, उसका भी क्या हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। मुश्किल सवाल नहीं है बेटा, आराम से आप कर ले जाएंगे, ये सवाल आपका जेईई मेंस का है, ठीक है। तो आराम से क्वेश्चन पढ़ना है, डाटा चेक करना है, पूछा क्या गया और फटाफट सॉल्व कर देना है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3। दिखने में तो टफ सा लग रहा है, लेकिन देख लेंगे भाई कैसा क्वेश्चन, क्वेश्चन 3 की बात कर रहे हैं, ठीक है। द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, अच्छा के एफ गिवन है, बेंजीन का बेटा आपके पास के एफ गिवन है, बेंजीन सॉल्वेंट है, उसका के एफ गिवन है 5.12। तो आपका फोकस हमेशा डाटा पे होना चाहिए, डाटा क्या गिवन है, बाकी लैंग्वेज तो लिखी होती है फालतू बातें वो तो। द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन फॉर द सॉल्यूशन ऑफ मोलैलिटी, अच्छा उस सोल्यूशन की मोलैलिटी भी गिवन है, कंसंट्रेशन गिवन है 0.078। अच्छा, कंटेनिंग अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सल्यूट, अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट सल्यूट है बेटा तो अगेन आपका आई 1 हो जाएगा, खत्म खेल। इन बेंजीन आपसे पूछा है कि फ्रीजिंग पॉइंट, क्या पूछा है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन पूछा है, अच्छा डेल्टा टी एफ पूछ लिया, यस डेल्टा टी एफ आपसे पूछा गया है। फॉर्मूला क्या होता है उसका, आई के एफ मल्टीप्लाई बाय मोलैलिटी, तो वैल्यू पुट कर देते हैं भैया, डेल्टा टी एफ पूछा है तो निकाल लेते हैं, चूंकि अपने पास नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो आई विल बी 1 मल्टीप्लाई बाय के एफ कितना हो गया बेंजीन का 5.12 हो गया, और कितनी कॉन्सेंट्रेशन की है मोलैलिटी 0.078 मोलल। अच्छा, तो बस कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, लेकिन अगर मैं राउंड ऑफ करूं तो काम बन जाएगा। देखो आपका एग्जाम में ऑप्शन गिवन होते हैं, थोड़ा उस तरीके से आप चीज़ों को अप्रोच कीजिएगा। तो यहाँ देखो 5, ये 5.12 है, इसको 500 मान लो, 500 मान लो, इसको 500 मान लो, इसको 78 को आप 80 मान लो ना। अब यार थोड़ा बहुत तो आपको करना पड़ेगा ना, ऐसे कैसे आप करोगे मल्टीप्लाई अदरवाइज। तो अगर मैं इसको 500 मान लूँ, इसको 80 मान लूँ, तो 5 अट्ठे 40, 500 का 2 जीरो और 80 का एक अंडा आ गया, यस। और जब मैंने 500 और 80 माना तो ये डेसिमल भी तो है, यहाँ 3 डेसिमल है, देख लीजिए यहाँ दो डेसिमल है, तो 10 की पावर -5। बिकॉज एग्जाम में आपके पास ऑप्शन होते हैं और ऑप्शन दूर दूर होते हैं बेटा, ऐसा नहीं है कि आप इतना अप्रोक्सीमेशन कर नहीं पाओगे। तो 10 की पावर -5 है, तो 1 2 3 4 4 जीरो गए, एक और जीरो, एक और पॉइंट जाएगा, तो 0.4 आ गया बेटा, 0.4 के आसपास आपको ऑप्शन टिक मार देना है, ठीक है। और अच्छी बात क्या, राउंड ऑफ टू डेसिमल प्लेसेस, इसने खुद ही बोला राउंड ऑफ कर दो, तो इसने खुद ही अप्रोक्सीमेशन कर लिया होगा सवाल के अंदर,
वो भी तो खिलाड़ी है एग्जाम वाला भी तो। 0.4, ठीक है, देख लीजिए आप, बड़ा आसान सवाल था। ये क्वेश्चन आपका नीट का सवाल है बेटा, नीट 2020 का सवाल है ये। तो अगेन थोड़ा सा कैलकुलेशन है, लेकिन उसको भी आप रफली कीजिए कैलकुलेशन को बेटा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप 512 को 78 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो शाम हो जाएगी, फायदा नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर आइडियल सोल्यूशन, इनमें से कौन सी बात गलत है फॉर आइडियल सोल्यूशन। अगर सोल्यूशन आइडियल है बेटा तो आपका इट विल फॉलो राउल्ट लॉ। अगर आपका सोल्यूशन राउल्ट को फॉलो करेगा तो जो प्रेशर राउल्ट के हिसाब से आएगा, राउल्ट के फॉर्मूले के हिसाब से आएगा, वही प्रेशर एक्सपेरिमेंटली आएगा। तो डिफरेंस तो होगा नहीं प्रेशर में, सो प्रेशर डिफरेंस विल बी इक्वल टू जीरो। ये वाली बात तो सही है, ये तो सही बात है बेटा। आपसे पूछा कि गलत कौन सी बात है। डेल्टा जी ऑफ मिक्सिंग विल बी इक्वल टू जीरो, ये बात गलत है बेटा, ये बात आपकी गलत है, बिकॉज मिक्सिंग इज स्पॉन्टेनियस। बेटा मिक्सिंग इज ऑलवेज स्पॉन्टेनियस, चाहे वो कोई भी मिक्सचर हो, है तो सोल्यूशन ही बेटा, और सोल्यूशन इज अ मिक्सचर। और मिक्सिंग से बेटा आपकी हमेशा जो अपने पास एनर्जी है, गिब्स एनर्जी है, उसकी वैल्यू नेगेटिव आने वाली है। तो डेल्टा जी बेटा इसकी वैल्यू आपके पास हमेशा नेगेटिव आने वाली है, ठीक है। और यहाँ क्या बोल रखा है उसने, जीरो बोल रखा है, तो ये वाली बात गलत है और यही मेरा आंसर हो जाएगा। फिर छोटी सी बात है बेटा, तो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, which one of the following electrolytes have the same value of Van 't Hoff factor I as that of aluminum sulfate। एल्यूमिनियम सल्फेट गिवन है, उसका आई निकाल लेंगे और इसके बराबर आई किसी और का भी आ रहा होगा। आपसे पूछे किसका आ रहा होगा। इफ ऑल आर 100% आयनाइज्ड, सबका अल्फा 100% है, सो अल्फा कितना हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा। अच्छा, आप डिसोशिएट करेंगे तो अगर मैं आई का फॉर्मूला निकालूं इन केस ऑफ डिसोसिएशन बेटा, फॉर्मूला क्या आता है, 1 + n-1 अल्फा आता है, याद आया। अगर आपका इलेक्ट्रोलाइट डिसोशिएट कर रहा है बेटा तो आई और एन में या अल्फा में ये रिलेशन होता है। एन मतलब नंबर ऑफ आयंस जो आपके बनने वाले आफ्टर डिसोसिएशन। चूंकि मेरा अल्फा 1 है तो आराम से निकाल लूंगा मैं। अब मुझे बताओ कि एल्यूमिनियम सल्फेट को अगर मैं डिसोशिएट करता हूं तो उसमें उसमें कितना मेरा आई आने वाला है। पहले उसका आई निकाल लेता हूं, फिर बाकी का निकाल के कंपेयर कर लूंगा। तो भाई अगर मैं एल्यूमिनियम सल्फेट को देखूं तो उसको मैं तोड़ूंगा तो यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम आएगा। यस, मेरे पास 2 एल्यूमिनियम के आयन है और मेरे पास 3 सल्फेट के आयंस है, 3 सल्फेट आयंस, ठीक है। तो 2 आयंस यहाँ पे हो गए, 3 यहाँ हो गए, तो नंबर ऑफ आयंस कितने हो गए, 5। n विल बी इक्वल टू 5। अच्छा, n5 है, यस n5 है, अल्फा आपका 1 है, पुट कर दीजिएगा, i विल बी इक्वल टू 5, i5 आ जाएगा। अगर आपका अल्फा 1 होता है तो जो आपका n आएगा ना बेटा वही आपका i आने वाला है। हालांकि आप वैल्यू पुट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, उतना ही आएगा। तो जिसका i5 होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। कैसे करेंगे, तोड़ दोनों देखेंगे बेटा। अब देखो K3FeCN6, इसमें 3 पोटेशियम रहेगा और ये पूरा पूरा 1 रहेगा, तो नंबर ऑफ आयंस 4 हो जाएंगे, n4 हो जाएगा। अगर n4 है तो i भी 4 आएगा, अगर i4 है तो मेरा आंसर तो नहीं है ये, तो ये आंसर मेरा तो नहीं है। एल्यूमिनियम नाइट्रेट बच्चों, तो 3 नाइट्रेट हो जाएंगे, 1 एल्यूमिनियम हो जाएगा, अगेन 4 होगा, नहीं। K4FeCN6, यस 4 पोटेशियम है, अपने आप में 4 आयंस हो गए वो, और ये FeCN6 4 माइनस अपने आप में 1 आयन हो जाएगा, तो नंबर ऑफ आयंस विल बी 5। ये मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। K2SO4 में 2 पोटेशियम है, 1 सल्फेट है, नंबर ऑफ आयंस विल बी 3, I विल बी 3, अगेन फायदा नहीं है। सो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सवाल था आपका ये बेटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। हालांकि चैप्टर ही सिंपल है, इस चैप्टर में से क्वेश्चन वैसे भी इजी आते हैं, बट ठीक है, जो भी इजी है मुश्किल आपको सॉल्व करना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हेनरीज लॉ इज नॉट करेक्ट। हेनरी लॉ आप जानते हैं बेटा कि गैस इन लिक्विड के अंदर पढ़ते हैं कि गैस को अगर लिक्विड में डिजोल्व करेंगे तो हेनरी लॉ के हिसाब से उसको जज करते हैं। तो इसमें से कौन सी बात सही नहीं है रिगार्डिंग दिस लॉ। डिफरेंट गैसेस हैव KH डिफरेंट KH वैल्यूज एट द सेम टेम्परेचर। देखो बेटा, प्रेशर क्या होता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू KH मल्टीप्लाई बाय देयर मोल फ्रैक्शन, ये फॉर्मूला होता है हेनरीज लॉ का, ठीक है। और KH होता है बेटा आपके पास हेनरीज कांस्टेंट। व्हाट इज KH, हेनरीज कांस्टेंट, जो डिपेंड करता है गैस लिक्विड पेयर पे। ये किस पे डिपेंड करता है बेटा, ये डिपेंड करता है गैस लिक्विड पेयर पे।
ये ना गैस पे डिपेंड करता ना लिक्विड पे डिपेंड करता, ये दोनों पे डिपेंड करता है कि O2 गैस किस में डिजोल्व कर रहा आप। अगर O2 गैस आप पानी में घोलोगे तो केच अलग आएगा, वही O2 गैस बेंजीन में घोलोगे तो केच अलग आ जाएगा। तो गैस लिक्विड पेयर दोनों पे ही डिपेंड करता है आपका केच की वैल्यू, छोटी सी बात है। और टेम्परेचर बढ़ाने से बेटा केच बढ़ जाता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और जितना ज्यादा आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे बेटा, गैस की सोल्यूबिलिटी कम हो जाती है। जितना ज्यादा आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो गैस की सोल्यूबिलिटी कम हो जाएगी। अच्छा, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने से केएच बढ़ता है और सोल्यूबिलिटी कम हो जाती है। तो फिर ये भी बोल सकते हैं कि केएच बढ़ाने से सोल्यूबिलिटी कम हो जाएगी। हाँ, तीनों बातें आपस में लिंक है बेटा, तीनों बातें आपस में लिंक है। और ये बात हम पढ़ते हैं नोट्स के अंदर, क्लास के अंदर। अब सवाल कर दो, सॉल्व। डिफरेंट गैस है डिफरेंट केएच वैल्यूज एट द सेम टेम्परेचर। ठीक है, अलग रहेगी भाई, वैल्यू तो अलग रहेगी हर गैस की ना। द वैल्यू ऑफ केएच इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। केएच की वैल्यू बेटा टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ जाती है, अच्छी बात है। एंड केएच इज अ फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ गैस, ओके। द पार्शियल प्रेशर of the gas in vapor phase is proportional to the mole fraction of gas in the solution। पता नहीं क्या लिखा हुआ है इसने, लास्ट वाली पढ़ लेते हैं। हायर द वैल्यू ऑफ KH एट अ गिवन प्रेशर हायर इज द सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन द लिक्विड। ये वाली बात गलत है भाई, क्यों? जितना ज्यादा KH रहेगा बेटा आपकी सोल्यूबिलिटी कम हो जाएगी, आपकी सोल्यूबिलिटी कम हो जाएगी। कैसे? अरे फॉर्मूले से भी देख लो भैया। व्हाट इज एक्स? एक्स क्या हो जाएगा बेटा? मोल फ्रैक्शन है, सोल्यूबिलिटी का पैरामीटर बेटा वो, तो उसकी वैल्यू क्या आ रही है? पी अपॉन के एच आ रही है। बोलो ये सुनो। तो अगर के एच की वैल्यू बढ़ेगी बेटा तो आपका मोल फ्रैक्शन यानी कि अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व्ड कम हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 गलत है, ये कह रहा है कि ज्यादा के एच होगा और ज्यादा गैस घुलेगी। तो भाई ये तो बात सही नहीं लग रही ना यार, ये तो गलत बात है, ये बात अच्छी नहीं है, बात गलत है। और जो चूंकि ये बात गलत है तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी सारी बातें घूम फिरा के सही में बात कर रही है, किस पे डिपेंड कर रहा है? गैस पे डिपेंड कर रहा है, उस तरीके से, ठीक है। ये थोड़ा सा एक न्यूमेरिकल है बेटा, इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं बेटा इसको। सोल्यूशन। हाउ मच अमाउंट ऑफ NaCl शुड बी एडेड टू 600 ग्राम ऑफ वाटर। अच्छा, वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml गिवन है, जैसे मुझे पता ही नहीं थी, कोई नहीं। टू डिक्रीज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर टू दिस। अच्छा, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट को यहाँ तक ले जाओ। अच्छा, यानी कि डेल्टा TF आपका हो जाएगा बेटा कितना? 0.2। सर आपने कैसे सोचा? सर ये कैसे पता कि आप डेल्टा TF निकाल रहे हैं? देखो बेटा, डेल्टा TF क्या होता है? TF नॉट माइनस TFS। सोल्यूशन का बेटा फ्रीजिंग पॉइंट हमेशा कम हो जाता है सॉल्वेंट के मुकाबले। सॉल्वेंट का अगर फ्रीजिंग पॉइंट 0 है, मान लो वाटर का, वाटर बेटा 0 पे फ्रीज करता है, तो नमक वाला वाटर, सॉल्ट वाटर बेटा 0 से कम पे फ्रीज करेगा, यानी कि सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट के मुकाबले कम हो जाता है, -2 -3 पे जाके फ्रीज करेगा, इस तरीके से। तो TF नोट आपका प्योर सॉल्वेंट है बेटा, TFS आपका सोल्यूशन है। इसको बोलते हैं डेल्टा TF। क्या बोलते हैं इसको? डेल्टा TF बोलते हैं। अब मुझे बताइए, बेंजीन का, सॉरी वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है बेटा? 0 डिग्री सेल्सियस होता है, यस। और सोल्यूशन का कितना फ्रीजिंग पॉइंट बोला है बेटा? कि 2 डिग्रीज द फ्रीजिंग पॉइंट टू दिस। अच्छा, तो ये बेटा आपका फ्रीजिंग पॉइंट है किसका? सोल्यूशन का, -0.2। अच्छा, तो गैप कितना आ गया बेटा? गैप आ गया 0.2। अच्छा, 0.2 का आपका डिग्री चेंज आ रहा है बेटा, इतना चेंज आपका आ रहा है डेल्टा TF के, यानी कि डिप्रेशन कितना है बेटा? 0.2 का डिप्रेशन आपका, ये वाली बात हो गई। आप कितना सल्यूट ऐड करें? सल्यूट का गिवन मास पूछा, भाई कितना मास ऐड किया गया होगा सल्यूट का 600 ग्राम वाटर में, ये वाला काम करने के लिए। लगा दो फॉर्मूला, डेल्टा TF बराबर IKF इंटू। अक्सर ये बच्चे इस आई को भूल जाते हैं, अक्सर ये बच्चे इस आई को भूल जाते हैं। पहले बता रहा हूँ, आई लगाना पड़ेगा हमेशा आपको, बिकॉज NaCl गिवन है। और NaCl वैसे भी उसका अल्फा 1 हो जाएगा, बिकॉज इट इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और नंबर ऑफ आइंस 2 हैं, तो आई विल बी 2। NaCl में 2 आइंस हैं तो आई विल बी 2, ठीक है, 2 आएगा आई की वैल्यू। KF गिवन है क्या वाटर का? यस, 2 गिवन है। व्हाट इज मोलैरिटी? नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज गिवन मास बाय मोलर मास। NaCl का मोलर मास निकाल लेंगे, तो सोडियम का मुझे पता है, Cl का मुझे पता है, तो 58.5 आ जाएगा इंटू 1000 बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। 600 ग्राम पानी गिवन है बेटा, ठीक है। तो
डेल्टा डी एफ कितना गिवन है, 0.2 गिवन है। सब तो दे दिया, आपसे पूछा क्या है, डब्ल्यू पूछा गुरु जी, तो डब्ल्यू निकाल लेते बेटा। तो यहाँ से 0.2, अब ये मैथ वैथ कर लिया करो यार, 2 दूनी 4, यहाँ से 1000 डब्ल्यू 600 इंटू, अब भाई तो आपको पता है मैं तो अप्रोक्सीमेशन करता हूँ ना, आप मत करना अप्रोक्सीमेशन एग्जाम में इतने ज़्यादा जितना मैं करता हूँ, ठीक है। 58.5 को मैं तो 60 मान रहा हूँ, चलो 58.5 ही मान लेते हो, फिर बोलोगे कमेंट में 1 2 1 2, ओके 0.2/4, 4 की 40 बोलना चाहिए मुझे, तो बराबर W अपॉन 58.5 इंटू 6, ठीक है। अब तो निकाल लोगे, अब तो आसान हो गया। तो यहाँ से 0.2 मल्टीप्लाई बाई 6/40 मल्टीप्लाई बाई 58.5, ये कर लेना भैया इसको, ठीक है। जो भी आएगा आपका आंसर हो जाएगा वो, ठीक है। फिर फिल कर देंगे, कमेंट में बता देना भाई कितना आंसर आ रहा था, मुझे भी कंफर्म हो जाएगा उस तरीके से फिर, ठीक है। आगे बढ़े, चलो देख पा रहे बेटा आप, क्वेश्चन काफ़ी ईजी है, क्वेश्चन मुश्किल नहीं आते हैं। अगर उसको आप अप्रोच करेंगे, आपके पास बेसिक्स अच्छे हैं, आपको बेसिक बातें पता हैं, तो सवाल इजी होते हैं, चैप्टर कोई भी हो, ठीक है। जेई मेंस और नीट बेटा उतना टफ एग्जाम नहीं है जितना आप सोचते हैं। एडवांस में कुछ क्वेश्चन टफ आते हैं, मान सकता हूँ, बट मेंस और नीट बेटा अच्छा बेसिक एग्जाम होता है, और आपको कवरेज मैटर करती है, हर चीज़ पढ़ी होनी चाहिए और कुछ प्रैक्टिस करी होनी चाहिए, तो हो जाएगा सवाल। ये थोड़ा सा सवाल अच्छा है बेटा, ये सवाल जेई एडवांस का है, तो बट हाँ अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बेटा, जी एडवांस 2009 का है, ठीक है। तो एक आध क्वेश्चन तो अच्छा भी होना चाहिए, तो फंडामेंटल सवाल है, क्लास में मैं करवाता भी हूँ, देख लीजिए एक बार आप। द हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर solubility ऑफ N2 गैस इन वाटर इज दिस। तो आपका बेटा KH गिवन N2 गैस का, N2 गैस अगर वाटर में जाएगी तो उसका KH गिवन है कितना, 10 की पावर 5, 10 की पावर 5 ATM, अच्छी बात है, ओके। द मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इन एयर इज 0.8। N2 गैस का हवा में जो मोल फ्रैक्शन गिवन है बेटा, वो गिवन है आपके पास 0.8। देखेंगे इसका मतलब क्या है। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 फ्रॉम एयर, एयर में से जो N2 आप डिजोल्व करेंगे इन 10 मोल्स ऑफ वाटर एट दिस। तो वाटर के मोल्स कितने होंगे बेटा, हमेशा कोशिश करो कि डाटा को आप लिखते रहो साथ साथ साथ, क्योंकि एक बार डाटा आपके पकड़ में आ गया, डाटा समझ में आ गया, तो फिर क्वेश्चन बन जाता है। एट दिस टेम्परेचर एंड 5 ATM प्रेशर, तो जो बेटा हवा का प्रेशर है, प्रेशर ऑफ एयर है बेटा, वो गिवन है आपके पास। टोटल प्रेशर गिवन है एयर का 5 ATM। अच्छा, पूछा क्या है, कितने मोल्स N2 के डिजोल्व होंगे इस वाटर के अंदर। अच्छा, N2 के मोल्स पूछे गए हैं, हाँ बेटा ये सवाल है। अब देखिए ध्यान से भाई, हेनरीज लॉ क्या बोलता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू KH मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस, उस गैस का मोल फ्रैक्शन। अब यहां थोड़ी सी आप गलती कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा कुछ बातों पे। ये बेटा पार्शियल प्रेशर है गैस का, यानी कि N2 गैस का बताओ कितना पार्शियल प्रेशर होगा। टोटल प्रेशर नहीं पूछा आपसे, N2 गैस का पूछा है बेटा। तो हम पढ़ते हैं डाल्टन्स लॉ के अंदर कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस, ये N2 गैस की बात कर रहा हूं, वो होता है बेटा आपके पास मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इनटू P टोटल। तो कितना मोल फ्रैक्शन है अपने पास उस गैस का, 0.8 मोल फ्रैक्शन है, आप देख पा रहे हैं। और टोटल प्रेशर कितना है बेटा हवा में, 5 ATM, 8 5 40, तो 4 ATM। तो व्हाट इज प्रेशर ऑफ, व्हाट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस, यानी कि उस 5 ATM में से N2 में कितना, N2 का कितना कंट्रीब्यूशन है। N2 का बेटा आपका कंट्रीब्यूशन है 4 ATM का, तो 4 की वैल्यू यहाँ आएगी। KH कितना गिवन है, 10 की पावर 5। व्हाट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ये होता है बेटा मोल्स ऑफ गैस डिवाइड बाय मोल्स ऑफ गैस प्लस मोल्स ऑफ वाटर। एक बार सब बच्चे ध्यान दे लीजिए बेटा यहाँ, अब देखो ध्यान से। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसके जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे 0.8 वाली। भैया 0.8 तो हवा में है फ्रैक्शन, और आपसे घुलने के बाद लिक्विड फेज के अंदर फ्रैक्शन की बात करते हैं अपन। ये जो एक्स गैस होता है ना बेटा, ये पानी में गया हुआ फ्रैक्शन की बात हो रही होती है, मोल फ्रैक्शन इन द वाटर, तो वो अलग चीज होती है।
तो यहाँ से कितनी वैल्यू आ जाएगी, 4 बराबर 10 की पावर 5। कितने मोल्स है गैस के नहीं पता, वाटर के कितने मोल्स, 10 मोल्स हैं। अब देखो ध्यान से, वाटर के मोल्स 10 है, गैस के मोल्स निकालने हैं। वाटर प्लस गैस को बेटा मैं सिर्फ वाटर लिख सकता हूं, यानी कि नीचे वाला गैस के मोल बेटा मैं इग्नोर कर रहा हूं, बिकॉज बेटा जो अपने पास इसके मोल्स है क्या बोलते हैं, वाटर के मोल्स 10 मोल्स आ रहे हैं, और 10 मोल्स में बहुत ही कम गैस घुलती है बेटा, गैस बहुत ही कम सोल्यूबल होती है। तो आपका आंसर क्या आएगा बेटा, आपका आंसर आएगा 10 मोल्स ऑफ वाटर प्लस 0 पॉइंट सपोज 0001। तो ये लगभग कितना हो गया, 10 ही तो हो गया। यानी कि जो नीचे वैल्यू आती है गैस प्लस वाटर की, उधर आप हमेशा गैस को इग्नोर कर सकते हैं। क्यों सर, हम क्यों करेंगे इग्नोर बेटा, बिकॉज वाटर के मोल्स हमेशा बहुत ज्यादा होते हैं, तो वाटर के रिस्पेक्ट में गैस के मोल्स बहुत कम होते हैं, तो वैसे भी उसको आप इग्नोर कर दीजिए ताकि क्वेश्चन जल्द जल्द सोल्व हो जाए, और आंसर भी उसी फॉर्म से आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से करो इसको इग्नोर बेटा, कितना आएगा मुझे बताइए, एक बार चेक कर लीजिए, निकाल लीजिए एक बार इसको। तो यहाँ से कितना आएगा बेटा, ये आ जाएगा सॉल्व करके, डिफरेंट पेन से कर देता हूँ, दिख जाएगा आपको सोल्यूशन। हाँ टप यहाँ कर रहा हूँ, तो 4 इंटू 10 की पावर -5 इंटू 10, ये आपका बेटा गैस के मोल्स आ गए। तो 4 इंटू 10 को -4 का ऑप्शन है कैसा, ऑप्शन ए, देखो बेटा ऑप्शन ए, ताकि आपको, तो इसमें बेटा इसमें सिर्फ एक कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व नहीं है, ये क्वेश्चन एडवांस का है, इसमें एक कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व नहीं होता बेटा, हमेशा इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट को यूज करेगा वो। एक कॉन्सेप्ट इसका था हेनरीज लॉ का, एक कॉन्सेप्ट था पार्शियल प्रेशर का, दैट इज फ्रॉम डाल्टन्स लॉ। तो दोनों बात पता होनी चाहिए अच्छी तरीके से, तो सवाल हो जाएगा। ठीक है, एक थोड़ा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है बेटा, देख लेते हैं। विच इनऑर्गेनिक प्रेसिपिटेट एक्ट एज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। आपको पता है कि हम ऑस्मोसिस के अंदर एसपीएम लगाते हैं, याद आया, ताकि सॉल्वेंट के पार्टिकल्स मूव कर सके और सल्यूट के पार्टिकल्स मूव ना करें, बिकॉज सॉल्वेंट के पार्टिकल्स छोटे होते हैं और सल्यूट के पार्टिकल्स बड़े होते हैं, तो वो अटक जाएंगे, मूव नहीं कर पाएंगे। एसपीएम के अंदर से सिर्फ सॉल्वेंट मूव करता है। तो इसमें आंसर क्या रहेगा बेटा, कौन सा हम यूज कर सकते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट हो जाएगा, याद कर लीजिए, और यहाँ से हो जाएगा कॉपर फेरो साइनाइड बेटा। तो इसका आंसर 2 हैं, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी। थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट के एग्जाम के लिए, पहले बता रहा हूँ, बिकॉज वहाँ फैक्ट वाले क्वेश्चन ज़्यादा आ जाते हैं कई बार। तो कॉपर फेरोसाइनाइड बेटा और कैल्शियम फॉस्फेट बुक्स में लिखा हुआ है, वो बता रहा हूँ मैं, जो यूज करते हैं एज एन एसपीएम। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं बेटा, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है इस बार, एक बार देख लीजिए क्या गिवन है। और सर्टेन सब्सटेंस ए टेट्रामराइजेस ओके इन वाटर टू द एक्सटेंट 80%। इसका बेटा जो अपने पास अल्फा है वो 80% है, मीन्स 0.8 हो जाएगा। भाई व्हाट इज मीनिंग ऑफ 80%, क्या आपके पास परसेंटेज अल्फा गिवन है 80%, तो अल्फा तो 1 में से निकालते हैं, तो 0.8 हो जाएगा फ्रैक्शन के हिसाब से। तो अच्छा, तो इसका अपने पास डिग्री ऑफ एसोसिएशन बेटा 0.8 हो जाएगा। इट विल टेट्रामराइज बेटा, इसका मतलब क्या है, डाइमराइज करते हैं, ट्राइमराइज करते हैं, टेट्रामराइज करते हैं, मतलब आप एसोसिएट कर रहे हैं बेटा। इसको बोलते हैं केस नंबर 2, दैट इज केस ऑफ एसोसिएशन, जिसमें आपका आई 1 से कम आता है। ये बेसिक बातें पता होनी चाहिए आपको सवाल करने से पहले बेटा। और टेट्रामर फॉर्म कर रहे हैं बेटा, तो एन की वैल्यू 4 आ जाएगी। अच्छा, तो पहले बताओ आई कितना आएगा, 1 से कम आएगा ये तो पता है मुझे, पर कितना आएगा, 1 प्लस 1 अपॉन एन माइनस 1 टाइम्स अल्फा। अच्छा, निकाल लो एक बार, 1/n कितना, 1/4 माइनस 1 अल्फा 0.8। तो यहाँ से 1 प्लस ये हो जाएगा बेटा अपने पास 0.25 माइनस 1 माइनस 0.75 इंटू 0.8। ठीक है, तो ये 1 माइनस इतनी वैल्यू आ जाएगी 0.75 इंटू 0.8। ये बेटा आपके पास वैल्यू आगे आएगी, इसको आप सॉल्व कर लेंगे, 1 से कम ही आ रहा है, दिख रहा है साफ साफ, कोई दिक्कत नहीं है। आगे का सवाल बोला है, अ सॉल्यूशन ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ ए, उस सल्यूट का 2.5 ग्राम वजन लिया गया बेटा। तो व्हाट इज गिवन मास ऑफ सल्यूट, 2.5 ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ वाटर बेटा। वाटर का मास कितना है बेटा, व्हाट इज मास ऑफ वाटर, सॉल्वेंट का मास कितना है, 100 ग्राम वाटर है बेटा। लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट बाय दिस, फ्रीजिंग पॉइंट इतने से कम कर दिया, डिप्रेस कर दिया, तो चेंज की बात कर रहे हो। डेल्टा टी एफ गिवन है बेटा कितना, 0.3।
पूछा क्या है, द मोलर मास ऑफ ए का मोलर मास क्या होगा। अच्छा, तो भैया सिंपल फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, थोड़ा सा आपको बस आगे पीछे वाली बात करनी पड़ेगी थी, वो मैंने कर दिया आपके लिए। आप क्या करना है, आप तो पेन चला दो। डेल्टा टी एफ बराबर आई के एफ मल्टीप्लाई बाय एम। ये कितना है बेटा, 0.3 है। आई आई मैंने आपको बताया यहाँ से निकाल लोगे आप, तो आई की वैल्यू पुट कर देंगे आप, ठीक है। के एफ आपको पता है क्या, सवाल में के एफ गिवन है क्या। हाँ, टेट्रामेथिल वाटर बेटा। द मोलर मास ऑफ के एफ गिवन नहीं है, बट सवाल में के एफ गिवन होना चाहिए। बताऊंगा मैं कितनी वैल्यू आएगी के एफ की, इनटू एम। ठीक, तो ये अपने पास वैल्यू रहेगी बेटा, एम की वैल्यू पुट कर देंगे इस तरीके से और आप निकाल लेंगे। अब अगर बात कीजिए बेटा एम की वैल्यू की, सॉरी के एफ की वैल्यू की, तो वाटर का के एफ बेटा आप ले सकते हैं 1.86, इतना यूज़ कर लीजिएगा, ठीक है। और इस केफ को यूज़ करके आप बताएगा मुझे कमेंट पे कि आंसर कितना आ रहा है। तो वैल्यू पुट कर दीजिएगा बेटा, आप तो सिर्फ वैल्यू पुट करनी है आपको। आपको मोलरिटी पता है, बिकॉज आप गिवन मास में मोलर मास कर लेंगे तो मोलर मास आ जाएगा, ठीक है। तो मुझे कमेंट करके बताना ज़रूर कि कितना आंसर मैच कर रहा है, ठीक है। ऑलमोस्ट क्वेश्चन सॉल्व कर दिया मैंने। दो क्वेश्चन और बचे हैं बेटा आपके लिए, ठीक है। देख लो, ये बढ़िया क्वेश्चन है भाई, ये बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये। थोड़ा सा यहाँ आपको दो तीन बातें पता होनी चाहिए, पता होंगी भी, ऐसा नहीं है। 45 ml of aqueous solution of KCl was found to require 20 ml of 1 molar AgNO3। अच्छा, KCl को इतना AgNO3 चाहिए, किसके लिए चाहिए भाई, रिएक्शन करने के लिए चाहिए होगा ना भाई। क्यों, यहाँ देखिए आप ध्यान से, KCl प्लस AgNO3 बनेगा, जो बन जाएगा आपको पता है कि भाई AgCl बनेगा प्लस KNO3 बनेगा, वो हम बना लेंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है। और यहाँ पीपीटी बन जाएगी इसकी। तो KCl कितना है बेटा, 45 ml है। कितनी कॉन्सेंट्रेशन है, सी मोलर, नहीं पता कितनी मोलर है। कितना AgNO3 चाहिए ऐसा काम करने के लिए, इसको चाहिए 20 ml AgNO3 ऑफ व्हाट मोलैरिटी, 1 मोलैरिटी। अच्छा, यानी कि आपसे पूछा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ KCl। KCl का फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन क्या आएगा, डेल्टा टी एफ कितना आएगा, ठीक है। और अल्फा 1 बोल दिया, के एफ दे दिया, और बोल दिया कि मोलैरिटी को आप मोलैरिटी के बराबर मान लीजिए। बढ़िया सवाल है भाई, काफ़ी डाटा गिवन है, अच्छी बात है कि इजी सवाल है, मुश्किल नहीं है। क्यों, यहाँ देखिए आप ध्यान से। अब पहली बात तो आपको कैसे भी करके केसीएल की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है, मोलैरिटी निकालनी है, और जो मोलैरिटी आएगी वही मोलैरिटी बन जाएगी, सवाल में यही बोलते हैं। तो भाई केसीएल को रिएक्शन करने के लिए इतना AgNO3 चाहिए। भाई रिएक्शन रिएक्शन के अंदर कौन पार्टिसिपेट करता है, इक्विवेलेंट पार्टिसिपेट करते हैं। क्या पार्टिसिपेट करते हैं बेटा, इक्विवेलेंट पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि इक्विवेलेंट ऑफ KCl बराबर इक्विवेलेंट ऑफ AgNO3। थोड़ा सा यहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शन की बात होगी हल्की से, कि भाई KCl कितना खर्च होगा, कैसे निकालेंगे, कि भाई दोनों का इक्विवेलेंट बराबर रहेगा हमेशा, ये तो हम जानते हैं, ठीक है। तो इक्विवेलेंट ऑफ KCl विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ AgNO3। कितना इक्विवेलेंट है KCl का, तो यहाँ से आएगा बेटा नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर दैट इज 1, अगेन नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर दैट इज 1, ठीक। कितने मोल्स हैं, मोल्स क्या होते हैं बेटा, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, सो सी मोलैरिटी एंड दिस इज 20 इनटू 1। तो आपको दिख गया आंसर भाई, व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AgCl। कितनी कॉन्सेंट्रेशन आ रही है बेटा AgCl की, आपकी आ रही है बेटा यहाँ से 20/45। अच्छा, इतनी कॉन्सेंट्रेशन आ रही है आपकी KCl की, किसकी, KCl की। अब कर दो सवाल सॉल्व, अब तो हो गया। और जो मोलैरिटी है वही आपकी मोलैरिटी है सवाल के अंदर, तो बड़ा आसान सवाल है फिर तो ये। अब तो डेल्टा टी एफ पूछा है और अल्फा 1 गिवन है, तो आई विल बी 2, बिकॉज के और Cl माइनस 2 आयंस हैं। अगर अल्फा 1 होता है, नंबर ऑफ आयंस जितने होते हैं उतना ही आई आता है। नंबर ऑफ आयंस 2 हैं, अल्फा 1 है, आई विल बी 2। के एफ कितना गिवन है, 2 गिवन है। अच्छा, इस बार के एफ गिवन है, अच्छी बात है। इनटू कॉन्सेंट्रेशन दैट इज मोलैलिटी, कितनी मोलैलिटी की, 20/45। 20 दूनी 40, 40 दूनी 80, 80/45। अरे वाह, बढ़िया सवाल है। ऑप्शन 2 कर लोगे, बताइए, ठीक है। थोड़ा सा बढ़िया सवाल क्यों बोला मैंने, बिकॉज
आपको कॉन्सेंट्रेशन गिवन नहीं है, आपको थोड़ा सा मोल कॉन्सेप्ट यूज करके निकालना पड़ेगा कॉन्सेंट्रेशन को, ठीक है। इसलिए कह रहा हूँ कि वीडियो पोस्ट करके सवाल सॉल्व कर लेना पहले ही, उसके बाद समझना चीज़ों को। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूँगा मैं उसको, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन बच गया आपके लिए बेटा, ये बड़ा फेमस सवाल है, क्लास में अक्सर हम करवाते भी हैं, देख लो एक बार। FeCl3 ऑन रिएक्शन विद K4FeCN6, अगर FeCl3 को ये वाला कंपाउंड मिल जाता है तो वो आपस में रिएक्शन करेंगे और बनाएंगे ब्लू कलर का सोल्यूशन। वो क्या देंगे, दे विल प्रोवाइड अस ब्लू कलर सोल्यूशन, ठीक है, ऐसा बोला गया सवाल के अंदर, ठीक है, मान लेते हैं इनकी बात। दीज आर सेपरेटेड बाय अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, SPM लगा रखी है आपने ये PQ नाम की। अच्छा, ड्यू टू ऑस्मोसिस, अच्छा आप ऑस्मोसिस कराएंगे, आप तमाशा पूरा करने वाले हैं। पूछा है भाई ब्लू कलर कहाँ बनेगा कहाँ नहीं बनेगा, ठीक है। यहाँ पे अपना एक तरफ क्या है अपने पास K4FeCN6 है बेटा, और यहाँ पे आपके पास FeCl3 है, तो ठीक है, क्या दिक्कत है। ऑस्मोसिस के अंदर आपका सॉल्वेंट फ्लो करता है फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन, आप तो यही जानते हैं। तो FeCl3 फ्लो कर जाएगा FeCl3 साइड से टुवर्ड्स साइड X, तो जहाँ पे X साइड है वहाँ पे आपका कलर ब्लू हो जाएगा, आंसर खत्म हो गया। पर ऐसा गलत है, पर ऐसा हमारा सोचना गलत है बेटा, क्यों, बिकॉज FeCl3 तो सल्यूट है, किसमें घोला हुआ है FeCl3 को, वाटर के अंदर, सॉल्वेंट है वाटर में। K4FeCN6 तो सल्यूट है, किसमें घोला हुआ बेटा आपने उसको, वाटर में घोला हुआ है। यानी कि K4FeCN6 या FeCl3 बेटा अपने अपने कंपार्टमेंट में एज अ सल्यूट फंक्शन कर रहे हैं। किसमें घोल रखा है बेटा आपने इसको, किसमें घोल रखा बेटा आपने इसको, आपने घोल रखा है इसके अंदर वाटर के अंदर, दोनों में वाटर ही तो है, और वाटर एज ए सॉल्वेंट ही मूव कर सकते हैं। भाई अगर यहाँ का पानी यहाँ आ भी गया या फिर यहाँ का पानी यहाँ चला गया तो क्या फर्क पड़ता है, जब तक आपके कंपाउंड मिक्स नहीं होंगे तब तक सोल्यूशन का कलर कैसे आने वाला है। तो क्या बोलेंगे सर, फिर तो एक ही बात बोल सकते हैं, नो चेंज नो ब्लू कलर फॉर्मेशन, बिकॉज ऑस्मोसिस के अंदर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे होते हैं, और ये तो बेटा आपके सोल्यूट मॉलिक्यूल्स हैं, कंपाउंड है ना बेटा, ये कब मूव करेंगे, कभी नहीं करेंगे ये तो मूव। अगर चैम्बर अलग है दोनों का तो दे विल नॉट मिक्स होंगे नहीं, तो दे विल नॉट गिव यू एनी ब्लू कलर सोल्यूशन, सिंपली नहीं हो जाएगा, ठीक है। सो शुक्रिया बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे, ठीक है। नेक्स्ट टाइम पे बेटा मैं जो वीडियो लेके आऊँगा वो होगी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, ठीक है, अगेन फॉर द सेशन। और बाकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की कुछ थ्योरी वाली वीडियोस बची हुई हैं वो भी मैं फटाफट इस वीक में कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू बेटा।